Good morning, class. Today we are here again for starting our next topic, that is divisional structure. कल तक मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर बताया था फंक्शनल स्ट्रक्चर. मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका रिव्यू देती हूँ कि फंक्शनल स्ट्रक्चर था क्या. सबसे पहले मैंने आपको बताई थी टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका वो फ्रेमवर्क, वो बाउंड्रीज जिसके अंदर आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म होती हैं. यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल दी बिजनेस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड. तो कितने तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है? दो तरीके का, फंक्शनल और डिविजनल. फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी आप फंक्शंस कर रहे हैं, उन फंक्शंस के बेस पे जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वहीं दूसरी तरफ जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी हम तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या जितने जोन्स में हमारी इंडस्ट्री या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी यूनिट्स फैली हुई हैं, उसके बेस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर. तो कल मैंने आप लोगों को फंक्शनल स्ट्रक्चर समझाया था. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेस में ग्रुप कर देते हैं या डिपार्टमेंट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं. इसकी मैंने कुछ आप लोगों को ये भी बताया था. मैंने कहा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा सूटेबिलिटी क्या है कि उन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सिंगल लाइन प्रोड्यूस कर रही है. वो ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स नहीं बना रही हैं, वो इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकती है. या जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को यूज़ करती हैं. तो ये है इसकी सूटेबिलिटी. इसी के साथ साथ मैंने कुछ एडवांटेजेस बताई थी, जैसे कि आप लोग सभी स्क्रीन में देख सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. सबसे पहला है इसमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. मैंने कल भी बताया था कि जब आप अपने जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें मेजर फंक्शंस में डिवाइड कर देते हो, तो हर एक डिपार्टमेंट आपको कोई ना कोई फंक्शन का स्पेशलाइजेशन देता है. जैसे परचेज डिपार्टमेंट आपको परचेजिंग में स्पेशलाइजेशन देगा, सेल्स डिपार्टमेंट आपको सेलिंग में स्पेशलाइजेशन देगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन देगा. क्योंकि जितने भी लोग उसमें होंगे वो सारे उसी फील्ड से रिलेटेड होंगे, उनका इंटरेस्ट, उनके क्वालिफिकेशन सब उसी चीज़ से रिलेटेड होगी. बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि सेम इंटरेस्ट जोन के लोग जो हैं एक ही डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. तो उनके बीच में ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन भी होगा. इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी. Managers of the one department perform same type of function again and again, which make them specialized and results in increase in profits. जब एक डिपार्टमेंट में उसी डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट से रिलेटेड या काम से रिलेटेड इंडिविजुअल्स आप असाइन करोगे, तो जब वो डे बाय डे उस काम को करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, जो कि आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप फंक्शन के बेस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हो तो डुप्लीकेशन, काम के डुप्लीकेशन होने का कहीं पे भी कोई भी रास्ता नहीं बचता. यानी जब काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा तो वेस्टेज भी नहीं होगा, और आपके जो एफर्ट्स हैं वो भी क्या नहीं होंगे? वेस्ट नहीं होंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी सही रहेगी, रीजनेबल रहेगी. अब आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन में डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. सबसे पहला, इनफ्लेक्सिबल. ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइजेज इन सम पार्ट ओनली, नॉट इन ईच एंड एवरी टास्क. फंक्शनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला नुकसान ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक स्पेशल टास्क में क्या होंगे? स्पेशलिस्ट होंगे. जो परचेज में होगा ज़रूरी नहीं वो सेलिंग में हो, जो सेलिंग में होगा वो ज़रूरी नहीं वो मार्केटिंग में भी हो. मतलब सिर्फ एक एक टास्क में ही सब क्या हैं? स्पेशलिस्ट हैं. तो ये पहला नुकसान है किसका? फंक्शनल स्ट्रक्चर का. दूसरा, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? इग्नोर हो जाता है. नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन, एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में तो कोऑर्डिनेशन हो सकता है, क्योंकि सभी का इंटरेस्ट जोन या सभी का डिपार्टमेंट एक ही है. लेकिन जहाँ दो डिपार्टमेंट्स की बात है, जहाँ सेल्स या प्रोडक्शन की बात आ रही है या मार्केटिंग या फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात आ रही है, इनमें कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंटल हेड्स अलग हैं, दोनों का काम अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के भी चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कई बार नहीं हो पाता. ठीक है. अब आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर.
अब डिविजनल स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैंने कल आपको समझाया था कि डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग डिवाइड कर देते हो ग्रुप्स में या डिपार्टमेंट्स में, या फिर आप उनकी टेरिटरी के बेस पे, उनके जोन्स के बेस पे आप उन्हें ग्रुप या डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 4 तरीके की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं। कॉस्मेटिक भी बना रहे हैं, गारमेंट भी बना रहे हैं, फुटवेयर भी बना रहे हैं, स्किन केयर भी बना रहे हैं। और हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने क्या है फंक्शन है। गारमेंट के अपने सारे फंक्शन होंगे, मार्केटिंग से लेकर, फाइनेंस से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, फुटवेयर के भी अपने होंगे। इसी तरह से ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर इसी को ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स बांट दिया जाए तो जहाँ पे कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर लिखा है, वहाँ पे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन लिखा जाएगा, और उसी के नीचे जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उनके फंक्शंस को बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको ये बताया था कि आपका डिविजनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी किन ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। वहाँ होती है ज़्यादा जहाँ जिनकी सब्सिडरी यूनिट्स ज़्यादा होती हैं, या फिर वहाँ होती है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या कर रही होती है, बना रही होती है, और जिनका प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन करने के जो तरीके हैं स्पेसिफाइड होते हैं, थोड़ा फंक्शंस कम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन में सभी देख पा रहे हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर। तो सबसे पहला फायदा आपको क्या मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। आपको हर एक डिवीजन के लिए आपको क्या मिल जाएगा, एक हेड मिल जाएगा। हर एक प्रोडक्ट का क्या होगा, एक हेड होगा, जो उस पूरे प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड, उसकी प्रोड्यूसिंग से रिलेटेड, उसको मार्केट तक सेल करने से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी उस हेड के पास होगी। तो आपको एक अच्छा क्या मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल हेड मिल जाएगा, चाहे वो जोन से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। दूसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग। अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए सब क्या कर पाएंगे, ईजिली क्विक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी और दूसरे डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब आपका जो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सपैंड करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू फंक्शनल। अब अगर एग्जांपल लो, आपको फंक्शनल, जो एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बना रही है और उसने क्या करा, उस प्रोडक्ट के लिए फंक्शंस डिवाइड कर दिया। अब उसे मन कर रहा है कि वो दोबारा से एक और दूसरा प्रोडक्ट बनाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा, फिर जितने भी फंक्शंस हैं उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वही डिविजनल स्ट्रक्चर को अपना ले तो क्या होगा, उसे कुछ नहीं करना है, उसे बस एक लाइन और जोड़नी है, उसमें एक नया डिपार्टमेंट और बनाना है, उस नए डिपार्टमेंट के बाकी के फंक्शंस उसको क्या करने हैं, ऐड करने हैं। सपोज अभी आपने इसे पिछली स्क्रीन में देखा था, कॉस्मेटिक भी बना रहा था, गारमेंट्स भी बना रहा था, स्किन केयर भी बना रहा था, है ना। अब वो अगर डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाना चाह रहा है तो वो सिर्फ एक लाइन और ऐड कर देगा, 5वीं डेयरी प्रोडक्ट्स, और उसके नीचे उसके फंक्शंस डिफाइन कर देगा। तो यहाँ पे एक्सपेंशन करना और ग्रो करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब नुकसान क्या है, नुकसान, सबसे पहला नुकसान तो वही है, सब अपने अपने इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सब अपने अपने डिपार्टमेंट के में गोल को अचीव करने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है। कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, इट मे अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल हेड है, उनके बीच में क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, इस वजह से आ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, हो सकता है रिसोर्सेज किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा मिल रहे हो, किसी प्रोडक्ट को कम मिल रहे हो, तो इस वजह से जो है उनके बीच में क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। कॉस्टली पड़ेगा, क्यों पड़ेगा कॉस्टली, कॉस्टली क्यों पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या करती है, कई बार अब सारे डिपार्टमेंट्स में हर एक डिपार्टमेंट के लिए मार्केटिंग है भाई, ए प्रोडक्ट हो, बी प्रोडक्ट हो, सी प्रोडक्ट हो, डी प्रोडक्ट हो, ई प्रोडक्ट हो, 5 टाइप तरीके के प्रोडक्ट हैं, और 5 के लिए मार्केटिंग भी है, 5 के लिए प्रोडक्शन भी है, 5 के लिए सेल्स भी है। तो जो रिसोर्स की ज़रूरत अभी सिर्फ एक ही में पड़ रही थी, वो 5 डिपार्टमेंट्स में पड़ रही है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, बेसिकली ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नीचे देखिए सूटेबिलिटी क्या है, वेयर अ लार्ज प्रोडक्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। आप डिविजनल स्ट्रक्चर को वहाँ फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरा, व्हेन अ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉयज और न्यू एवल्स। अब ये स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो आगे फ्यूचर में ग्रो करना चाहती हैं, अपने बिजनेस की वैरायटीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए, तो उन्हें हमेशा डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए ताकि ईजी तरीके से वो एक नई लाइन को ऐड कर सके। वेयर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर
रिक्वायर्ड। अब क्योंकि 4-5 तरीके के प्रोडक्ट हैं और हर एक तरीके के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का प्रोडक्शन का तरीका है। जब प्रोडक्शन का तरीका अलग है तो इसीलिए जो है उनको जो है डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर, अब आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया है, ये आप लोग अपनी कॉपीज़ में भी नोट डाउन करोगे। ठीक है, सबसे पहले है फॉर्मेटिव। फंक्शनल स्ट्रक्चर किस चीज़ के बेस पे फॉर्म होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। और डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट लाइन के बेस पे डिवाइड होता है, जिसमें हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने क्या होते हैं? फंक्शन। तो इसलिए साफ लिखा है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन एंड सपोर्टेड बाय फंक्शंस। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपको फंक्शन की स्पेशलाइजेशन मिलती है, जैसे आपको मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट मिलेगा, परचेजिंग का स्पेशलिस्ट मिलेगा। डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन मिलती है कि ए प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट कौन है, बी प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट कौन है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट टू फिक्स्ड ऑन अ डिपार्टमेंट, किसी एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसी एक प्रोडक्ट के लिए वो मार्केटिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना, फाइनेंसिंग भी हो रही है, सेल्स भी हो रहा है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या होता है? आसान होता है। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपने अपने फंक्शन है, तो किसी एक प्रोडक्ट को आप इजीली ब्लेम कर सकते हो अगर उसकी वजह से कोई सेल्स इंक्रीज ना हो। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजर का डेवलपमेंट थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट, क्योंकि सबको सीधा टॉप लेवल को क्या करना है? रिपोर्ट करना है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में इजी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के क्या है? डिविजनल हेड्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, तो हर एक मैनेजर यहाँ पे इजीली तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है आपका ईजी पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, चीप पड़ता है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, जो कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है उनके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या है? डिफिकल्ट पड़ता है। क्या इजी पड़ता है? डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ में आई सभी को बात? आई होप सभी को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर अपने आप में थोड़ा सा हल्का सा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, डिफ़िकल्ट है, जिसे आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स पड़ता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक केस स्टडी बता रही हूँ। आप हमेशा याद रखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेमवर्क जिसके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। जब वो आपसे पूछे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या हैं, तो वो दो हैं, फंक्शनल और डिविजनल। उसमें फंक्शनल क्या है? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेस पर डिवाइड किया जाए ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में। और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स के या जोन्स के बेस पे डिवाइड किया जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक केस स्टडी समझा रही हूँ। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अब देखो, पढ़ो। अ ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ इट रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गुड़गांव एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट फरीदाबाद। द कंपनी manufactures different type of trucks. Which type of organizational structure should it adopt to achieve its target? तो किस तरह का स्ट्रक्चर इस ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए? मतलब एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका ऑफिस जो है वो तो दिल्ली में है, लेकिन जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ प्रोड्यूस करते हैं वो गुड़गांव में है, और जो उसका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, सेल करने का डिपार्टमेंट है, वो फरीदाबाद में। तो हमें किस तरीके की और ये जो कंपनी है कई तरह के ट्रक्स बना रही है, ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ ट्रक्स बना रही है, तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलेगा? इधर कंपनी को फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, दैट इज ट्रक्स। ठीक है ना, भले ही उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जगह जगह पर हैं, लेकिन वो बना तो एक ही तरीके का प्रोडक्ट रही है, तो इसलिए उन्हें जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना चाहिए। तो देखो आंसर पे भी लिखा है द कंपनी शुड अडॉप्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर सिंस इट मैन्युफैक्चर ट्रक्स ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब ये ध्यान देना है आपको फंक्शनल डिवीजन को डिफ्रेंशिएट करते हुए कि कौन कितने प्रोडक्ट्स बना रहा है, चाहे वो कहीं कितने भी जोन्स में डिवाइड कर रहा हो सकता है कोई एक ही तरीके का प्रोडक्ट बना रहा हो, लेकिन बेचेगा तो उसे पूरे हिंदुस्तान में ना या पूरी कंट्री में बेचेगा। ठीक है ना, तो आपने ये देखा कि सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट ही बना रहा है, चाहे वो कहीं पे भी उसकी क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसका कहीं भी है या उसका सेल्स डिपार्टमेंट कहीं पर भी है ना। ओके, ठीक है, तो साथ ही साथ आपसे उसने ये भी पूछा था कि अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो उसके फायदे क्या होंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो क्या फायदा होगा? ईच फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस विल बी कंट्रोल्ड बाय द एक्सपर्ट। दूसरा फायदा क्या होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ
एफर्ट्स। तीसरा, मैनेजरियल एबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सभी जितने भी फंक्शंस हैं उनको ईजर क्या दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से अटेंशन दी जा सकती है। ठीक है, अब आप लोग जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ठीक है, एक केस स्टडी और है। तनुश्री रन्स अ फैक्ट्री वेयर शी मैन्युफैक्चर शूज। तनुश्री एक फैक्ट्री चला रही है जिसमें वो शू बना रही है। द बिजनेस हैज डूइंग वेल एंड शी इंटेंड्स टू एक्सपेंड बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू लेदर बैग्स एज वेल एज वेस्टर्न फॉर्मल वेयर। तो उसने ये सोचा कि भाई बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो उसने कहा कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हूँ, लेदर बैग्स भी बना लेती हूँ और फॉर्मल वेयर भी बना लेती हूँ, देयर बाय मेकिंग हर कंपनी अ कंप्लीट प्रोवाइडर ऑफ कॉर्पोरेट वेयर। जिससे उसकी कंपनी जो है कॉर्पोरेट वेयर का हर एक चीज़ बना, भाई शूज़ भी दे रही है, बैग्स भी दे रही है, कपड़े भी दे रही है। ठीक है, दिस विल अनेबल हर टू मार्केट हर बिजनेस यूनिट एज अ वन शॉप फॉर वर्किंग वुमेन। तो जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उनके शूज़ से रिलेटेड, उनके बैग से रिलेटेड, उनके कपड़ों से रिलेटेड, उनको सारी चीज़ें जो है यहीं मिल जाएंगी। अब इसके बाद जो है, this will enable her to business unit as the one shop for working women. Which type of structure would you recommend for the expanded organization? भाई वो पहले शूज़ बना रही थी, अब वो फॉर्मल वेयर भी बनाएगी, बैग्स भी बनाएगी, तो प्रोडक्ट की लाइन क्या हो गई है, बढ़ गई। तो जहाँ प्रोडक्ट की लाइन बढ़ेगी वहाँ पे हम कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर। क्यों करेंगे, क्योंकि वो अब जैसे उन्होंने पूछा विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वुड यू रिकमेंड द फॉर द एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर। वाई, इसलिए क्योंकि तनुश्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है। स्टेट 4 एडवांटेजेस, कोई भी 4 एडवांटेजेस आपको बतानी है। जैसे कि आपको डिविजनल क्या मिलेगा, आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का क्या मिलेगा, मोटिव मिलेगा। ठीक है ना, और मैनेजरल टैलेंट क्या होगा यहाँ पे, इजीली डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है ये करना है। अब देखो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है क्लियर तरीके से, डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर बिजनेस सिंस इट प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट, शूज, लेदर बैग्स एंड वेस्टर्न ब्लो। दिस मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, विल नीड टू ऐड मोर प्रोडक्ट्स एंड एम्प्लॉयज। अब इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, पहला ग्रोथ और एक्सपेंशन, हर एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ईजी हो जाएगा, प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर वो फ्यूचर में 2-3 तरह के और प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी वो ईजिली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में वो ऐड ही नहीं कर पाएंगे। आई होप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से डिविजनल स्ट्रक्चर का रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि आज ही मैंने नया पढ़ाया है। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब है जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, सिंपल एक चीज़ याद रख लो, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स के बेस पे क्या करते हो, डिवाइड करते हो, वो क्या कहलाती है आपकी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहला फ़ायदा इसका ये होगा कि आपको आपके प्रोडक्शन हेड्स मिलेंगे या डिविजनल हेड्स हम जिसे कहते हैं। दूसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है एक दूसरे से। ए प्रोडक्ट को बी प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट से कोई भी डिसीजन में हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ उसके पास हैं तो वो खुद से फटाफट से डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ईजिली तरीके से एक्सपेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में और भी ऐड करना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ उसमें जो है एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उन्होंने एक प्रोडक्ट लाइन और ऐड करनी है और उसमें अपने फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, साथ ही साथ जो है जितने भी आपके मैनेजर्स हैं उनको अपने अपने प्रोडक्ट में, अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलेगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी डिविजनल हेड्स हैं वो सभी के सभी अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाते हैं, अनअचीव। कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी डिपार्टमेंट को, किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हो, किसी प्रोडक्ट को कम रिसोर्सेज मिल रहे हो। कॉस्टली पड़ेगा, क्यों पड़ेगा कॉस्टली, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के लिए आपको हर एक रिसोर्सेज को बार बार यूज़ करना पड़ता है। देखो कैसे, अब अगर एग्जाम्पल लो, आप सभी लोग एक क्लास में बैठे हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स बैठे हैं, सभी को कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, सभी को पेंटिंग ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। अब हर एक बच्चा जो है अपना अलग से ब्रश लाता है, हर एक बच्चा अपना अलग से कलर लाता है, होता है ऐसा, सब लाते हैं। लेकिन अब क्या हो, अगर सब अपना अलग अलग ला रहे हैं तो ये महंगा पड़ रहा है ना भाई, सभी को अलग ब्रश चाहिए, सभी को अलग कलर चाहिए। लेकिन अगर हम सबके लिए कलर्स एक ही ले आए या 2 ले आए,
मैक्सिमम, और सबके पास अपने अपने ब्रशेज़ हों, तो क्या वो कॉस्टली पड़ेगा? नहीं, तब वो इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो इसी तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर में है कि कई चीज़ें जो हैं आपको डबल डबल यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके पास कई सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसलिए जो है वो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कई बार उससे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सूटेबिलिटी क्या है आपके इस डिविजनल स्ट्रक्चर की? सूटेबिलिटी का मतलब ये किन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा सूट करता है? उन ऑर्गेनाइजेशन में जो जहाँ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, या उन ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्यूचर में बढ़ना चाहती हैं और एम्प्लॉयज़ जोड़ना चाहती हैं और नए लेवल्स को जोड़ना चाहती हैं, या फिर उन ऑर्गेनाइजेशन में वेयर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर रिक्वायर्ड। और ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हम 4-5 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उनका मैन्युफैक्चरिंग का तरीका अलग होगा, तो हमें डिविजन स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट था, मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। सिंपल डिफरेंस है, जो फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर दे वो फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के बेस पर डिवाइड कर दे वो डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपको फंक्शन से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन मिलती है, डिविजनल में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन मिलती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट के क्या हो? फंक्शंस हो। लेकिन डिविजनल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना अलग फंक्शन का क्या है? डिपार्टमेंट है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजर को डेवलप करने के लिए, उसे अपनी पर्सनालिटी को या अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए जो मौके मिलते हैं वो थोड़ा कम मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा मिलती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ज़्यादा चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डिविजनल, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फंक्शन। फंक्शनल स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़्यादा अच्छा है जहाँ आपके सिंगल प्रोडक्ट्स हों, यानी जहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो सकता, इट्स डिफ़िकल्ट। डिविजनल स्ट्रक्चर वहाँ सबसे बढ़िया चलेगा जहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। होपफुली सभी को यहाँ तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस टॉपिक को दोबारा से एक बार और देखिएगा, और आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ दे रही हूँ। प्लीज़ गेट इट सॉल्व्ड and send it to me before the next class. For today, it's all over. Thank you, beta. Please always mark your attendance, and I know most of the students are really not listening the lectures. अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. We had already requested you so much. We had already make you aware about your classes. अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है तो we cannot do anything. We cannot help एनीबडी आउट, बट ये जितना भी नुकसान हो रहा है ये अल्टीमेटली उसी स्टूडेंट को जा रहा है। बाकी जो लोग कर रहे हैं वेरी गुड, मैं उनकी नाम भी ले लेती हूँ। लव है जैसे, नेहा है जैसे, श्रुति है जैसे, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, मुझे भी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, ये सभी के सभी जो हैं रेगुलरली अपना काम भेजते हैं। ठीक है, वंशिका इज़ देयर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो अपना रेगुलरली काम भेजते हैं, असाइनमेंट भेजते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ आई हैडंट टेकन योर नेम, but you are aware that you are sending me, and I really thankful to you that you are making my efforts a genuine efforts for you all. Thank you. Stay safe, stay in.